मैम। गुड डे। तो कल हमने लिंग और वचन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें से आपको समझ ठीक है। तो लिंग और वचन स्टार्ट किया था। मुझे बताएंगे कि हम कहाँ पे पहुंचे थे, लास्ट में क्या किया था हमने। लास्ट वाला क्या किया था कल जब क्लास एंड हुई थी, तो हम कहाँ पे पहुंचे थे बताएंगे। मैम वचन कर दिया था। वचन। ओके, ये कर रहे थे ना हम, कि कर लिया था, नहीं किया नहीं था। मैम, ये नहीं हुआ ठीक। है। नहीं। हाँ, वचन के बारे में कुछ निर्देश हैं कि हम कैसे वचन बदलते हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। तो क्या है कि जब संबोधन, किसी को हम संबोधित करते हैं ना, तो जो ओ की मात्रा है ना, उसके ऊपर हमने बिंदी नहीं लगानी है। कई बार हम लिख देते हैं, जैसे कि लिखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो हम जो भाइयों लिखते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं, यो के ऊपर बिंदी लगा देते हैं। ठीक है। बट ये जो है ना, ये गलत है। तो हमने कैसे लिखना है, भाइयों, मित्रों, बिंदी नहीं लगानी है। ठीक है, ये चीज राइट है। और जहां पे बिंदी लगी होगी वो गलत है। ठीक है, जैसे कि ये बताया है। क्लियर। नेक्स्ट है कि जो भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाएं होती है ना, उनका प्रयोग एक वचन में होता है। आपने भाववाचक संज्ञाएं कर ली है ना, संज्ञा वाला टॉपिक कर लिया है। तो जो भाववाचक संज्ञा है या फिर गुणवाचक संज्ञा है, उसका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे कि मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूं। पर जहां पे संख्या हो या प्रकार का बोध हो, वहां पे गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में भी प्रयोग होती हैं। कहाँ पे होती हैं बहुवचन में? जहां पे संख्या दी होगी या प्रकार दिया होगा। जैसे कि इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं हैं। तो ये जो विशेषता है ना, ये है कि प्रकार बताए हैं, मतलब विशेषताएं हैं या खूबियां हैं। तो यहाँ पे बहुवचन लगेगा। और वैसे हमेशा एक वचन लगेगा, सज्जनताओं नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया इतना सा? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है कि दूसरी भाषाओं के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। आपने तत्सम और तद्भव शब्द वाला चैप्टर पढ़ लिया है ना। तो बोलते हैं कि दूसरी भाषाओं के जो तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है ना, वो हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि अंग्रेजी के फुट का बहुवचन क्या होता है? फीट होता है। आपने अंग्रेजी में अगर वचन पढ़े होंगे, तो जो फुट होता है मतलब पैर होता है ना, तो इंग्लिश में इसका जो प्लूरल होता है वो क्या हो जाता है? फीट। ठीक है। तो हिंदी में क्या होता है? हिंदी में इसका बहुवचन संख्यात्मक रूप से बनाया जाता है। जैसे कि 2 फुट लंबी दीवार है, तो हिंदी में ऐसे नहीं लिखते हैं कि 2 फीट लंबी दीवार है। हिंदी में फुट ही रहता है। नेक्स्ट है, भगवान के लिए या निकटतम सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। देखो, ऐसे हम तू का प्रयोग नहीं करते हैं ना। आप शब्द होता है, तू अच्छा नहीं लगता। हम किसी छोटे बच्चे से भी बात करते हैं, तो उसको भी आप करके बोलते हैं। बट अगर हमने किसी बहुत ही निकट के लिए करना है कुछ यूज, या फिर भगवान के लिए करना है, तो हम उसको लिख सकते हैं, हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। आपने पढ़ा होगा कहीं पे ऐसे लिखा होता है कि हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। तो ये क्यों लिखा होता है कि मतलब ये रूल है कि भगवान के लिए या निकटतम सूचित करने के लिए हम तू का प्रयोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जहां पे आपने रिस्पेक्ट देनी हो, किसी को आदर देना हो, किसी को सम्मान देना हो, या फिर किसी की रिस्पेक्ट की बात हो, तो हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि तुलसीदास श्रेष्ठ कवि थे। अब तुलसीदास है तो एक ही व्यक्ति है ना, एक ही विद्वान है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि तुलसीदास श्रेष्ठ कवि था। हम तुलसीदास कितने बड़े, कितने महान विद्वान थे ये, है ना। तो इनको हमने रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट देनी है इनको। तो हमें पता है कि हमें वचन में ये बताया गया है कि जहां पे रिस्पेक्ट देनी हो वहां पे क्या लगता है, बहुवचन लगता है। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि माता जी दिल्ली जा रही है, जा रही हैं। ठीक है, बहुवचन लगाना है यहाँ पे भी। क्यों लगाना है? क्योंकि ये एक रूल है कि जहां पे आदर देना हो, सम्मान देना हो, किसी को रिस्पेक्ट देनी हो, तो वहां पे हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनेक शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए होता है। जो अनेक शब्द है ना, ये अनेक लिखा हुआ है, ये हमेशा बहुवचन में रहता है। ठीक है, पर जो प्रत्येक होता है या फिर हर एक होता है, ये हमेशा किस में रहता है, एक वचन में। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा। अब इसकी जगह हम ऐसे नहीं लिख सकते, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेंगे, ये गलत है। हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिख सकते हर एक कुआं मीठा जल के नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये एक रूल है, जो प्रत्येक शब्द है या फिर हर एक शब्द है, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। समझ आ रही है बात? अंजना, मीनाक्षी, पूजा, रंजना, सुनीता, यस समझ मैम। आ रहा है आपको? ठीक है। यस मैम। अब आपको एक बात बता दूं, जितने भी हमारे टॉपिक हो चुके हैं, आपका कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है। ठीक है, आपको मैं एमसीक्यू करवाऊंगी, तो वो आपके लिए एक टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आपने प्रिपेयर रहना है। जितने भी आपके टॉपिक हो गए हैं, अभी आपको 2-3 दिन का मैं टाइम दूंगी, तो आपने वो कवर करने हैं अपने नोट्स प्रॉपर, और उसमें से फिर मैंने आपको एमसीक्यू डालने हैं। तो वो आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट तो आपका होगा ही होगा ना, बट कभी भी आपका सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो टॉपिक हुए हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में आना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। अब आपने संज्ञा पढ़ी है ना, तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। पर अगर द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकार हो, मतलब अलग अलग प्रकार हो, तो वहां पे बहुवचन भी लगेगा। जैसे कि उसके पास बहुत सोना है, ये तो ठीक है एक वचन में। ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये भी ठीक है। बट जब हमें तेल की अलग अलग किस्में दी होंगी कि ये सरसों का तेल है, ये नारियल का तेल है, ये चमेली का तेल है, ये अलसी का तेल है, तो वहां पे आपने क्या लगा देना है, बहुवचन लगा देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। अब लोहे की किस्में हैं, बहुत तरह बोला है ना, तो आपने बहुवचन लगाना है। फिर मैंने आपको बताया कि जब तेल की किस्में होंगी, तो पानी की भी किस्में हो सकती है, मिनरल वाटर, कोई कौन सा वाटर है ना। तो जहां पे किस्में होंगी, प्रकार होंगे, वहां पे आपने बहुवचन लगाना है, और अदरवाइज आपने एक वचन लगाना है द्रव्यवाचक संज्ञाओं में। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम।
क्वेश्चन है, सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? कि हम सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ें तो हमें बहुवचन बनेगा। क्या होता है? सुधीजन, सुधीगण, सुधीवृंद, सुधीवर्ग। सुधीजन। सुधीजन। नेक्स्ट है, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन, सदा एक वचन, एक वचन, सदा बहुवचन। बहुवचन। मैम सदा बहुवचन। सदा बहुवचन। हाँ, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि आपको सदा का भी ऑप्शन है और अकेला भी है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होता है? पतियों, पतियों, पतिये, पति। मतलब पति शब्द का बहुवचन बताना है आपने। ए पतियों। ए पति शब्द का बहुवचन पति ही रहता है, ठीक है। पति रहता है या चेंज हो जाता है? पति रहता है वहाँ। हाँ, चेक कर लेना आप, ठीक है। जिनको लग रहा है कि चेंज होता है वो चेक कर लेंगे, जिनको लग रहा है कि पति का पति ही है वो रहने देंगे। नेक्स्ट है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी। खूंटियां, खूंटियों, खूंटियां, खूंटियों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, खूंटियां, ठीक है। खूंटी का बहुवचन खूंटियां। नेक्स्ट है, आजकल भारत की जनता भी अधिक से अधिक शिक्षित हो गई है, रेखा अंकित शब्द का वचन है। मतलब जो जनता के नीचे रेखा अंकन किया हुआ है ना, उसका आपने वचन बताना है। एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कि जनता जो शब्द है वो कौन से वचन में यूज होता है? बहुवचन। आजकल भारत की जनता, तो जनता का क्या रूप होगा? जनता का बोलो बहुवचन। सबको। बहुवचन। 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 तो ये था आपका लिंग और वचन वाला टॉपिक, ठीक है, जो कि हमारा कल ही लगभग कंप्लीट हो गया था। थोड़ा सा बचा था और कुछ क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन कवर होता है समास, ठीक है। तो ध्यान से करना ये। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि समास का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा, मतलब संक्षेप। और
समास का अगर विलोम या विपरीत या उल्टा शब्द पूछा जाए, अर्थ पूछा जाए, तो वो होता है व्यास। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास। ठीक है, समास होता है छोटा, व्यास होता है बड़ा। ठीक है, संक्षेप और फैला हुआ। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और समास की प्रक्रिया से बनने वाले नए शब्द को सामासिक पद कहते हैं। मुख्य रूप से समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो मैंने आपको अव्यय शब्द करवा दिए हैं, अव्यय शब्द वाला टॉपिक करवाया आपको, अव्यय या यस अभिकारी करवाया। तो उसी से रिलेटेड है ये पहला समास, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जो पहला पद होता है ना वो प्रधान होता है। मान लो ये मैंने वर्ड लिखा आजीवन, तो आजीवन के अंदर ना 2 पद हैं। कौन कौन से? आ प्लस जीवन। आ जो है वो पहला पद है और जीवन जो है वो दूसरा पद है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है, मतलब ये चीज प्रधान होती है, और पहला पद या फिर पूरा ही पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय आपको पता है ना, आपने पढ़ लिए ना कौन कौन से शब्द होते हैं अव्यय। जैसे कि यथामति, तो यथामति में कौन सा समास है? तो आपको पता है कि यथा जो है वो एक अव्यय शब्द है, तो आप यहीं से लगा लोगे कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यथामति का विग्रह होता है मति के अनुसार। अमरण, आजीवन, यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति, यथा विधि, यथा कर्म, हर रोज, प्रतिदिन। इन सभी में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। पता चला अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास के अंदर पहला पद या फिर पूरा का पूरा ही पद प्रधान होता है। आपको कभी भी ऐसे ऐसे वर्ड आ जाए ना, आजीवन, अमरण, प्रतिदिन, हर रोज, यथाशक्ति, तो इन सभी में अव्ययी भाव समास होता है। आपने अव्यय शब्द पढ़ने हैं, कौन कौन से होते हैं? करवाए ना आपको अव्यय शब्द। अव्यय शब्द करवाए हैं, अव्यय या अभिकारी शब्द, यस वो आपने पढ़ने हैं कौन कौन से होते हैं, वो ही है अव्ययी भाव समास। अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो दूसरा पद है ना वो प्रधान होता है। आपको पद पता चल गया ना कि पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है। तो इस समास के अंदर दूसरा पद प्रधान होता है।
जैसे कि तुलसीदास कृत, तुलसीदास प्लस कृत। तुलसीदास जो है वो पहला पद है, कृत जो है वो दूसरा पद है। कि तुलसीदास के द्वारा कृत, कृत होता है रचना, तो ये वाला पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। जो तत्पुरुष समास होता है उसके आगे चल के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे समास की बात की जाए तो समास के भी 6 भेद होते हैं ना, तो तत्पुरुष समास के भी आपने याद रखना है कि 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? आपने कारक भी पढ़ ली है ना, तो आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? यस मैम। तो अब सबसे पहले हम करेंगे कि कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है? जैसे कि कर्म तत्पुरुष समास, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होता है को। तो मान लो यहाँ पे मैं लिख रही हूं मतदाता। मतदाता का क्या मतलब हुआ? मत को देने वाला। तो इसमें कौन सा समास है? कर्म। कर्म। एक तो आपको पता है सिंपल की तत्पुरुष समास है, पर अगर तत्पुरुष का नहीं होगा उदाहरण, उसके साथ होगा कि करण है या कर्म है, तो आपने कौन सा लगाना है? कर्म तत्पुरुष। ठीक है। गिरहे कट, गिरहे कट, गिरहे कट क्या मतलब है? गिरहे को काटने वाला, गिरहे को काटने वाला। तो इसमें कौन सा समास है? कर्म। कर्म तत्पुरुष समास। अब सेकंड नंबर पे हम करेंगे कि करण तत्पुरुष समास कहाँ होता है। जब जैसे यहाँ पे देखो हस्तगत, हस्तगत में कौन सा समास आ गया? हाथ को गत। जातिगत, जाति को गया हुआ, कर्म। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, कर्म। तुलसीकृत, तुलसीदास द्वारा कृत। ठीक है, तो आपको क्या बोला था मैंने? करण तत्पुरुष समास क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा। तो तुलसीदास द्वारा कृत कौन सा समास आ जाएगा? करण तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, करण तत्पुरुष समास। श्रम साध्य, श्रम से साध्य, करण तत्पुरुष समास। मैम next- अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित अपादान नहीं हुआ? अकाल से पीड़ित नहीं, अपादान नहीं होगा, ये पीड़ित है। अपादान कहाँ लगता है? जहां पे जुदाई होगी। ये तो उससे पीड़ित है ओके ना, मैम। अकाल में फंसा हुआ है ना, ये तो अपादान वहां लगता है जहां पे जुदाई होगी। अगर यहाँ पे होता ना अकाल से रहित, तो अपादान लगना था। अकाल रहित, अकाल से रहित, तो अपादान आना था। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है देशभक्ति। तो अब हम करेंगे, कर्म भी हो गया, करण भी हो गया। नेक्स्ट करेंगे संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष समास कहाँ लगता है? आपको पता है इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास।
गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा कौन सा समास है? संप्रदान। भूत बलि, भूत के लिए बलि, बलि। संप्रदान। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। इन सभी में संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब नेक्स्ट करेंगे आपादान तत्पुरुष समास। तो आपको सारा ही पता है कि आपादान कहाँ कहाँ लगता है। तो आपादान रोग मुक्त, रोग से आजाद हो गया है, वो मुक्त हो गया है, ठीक है, पीड़ित नहीं है। पीड़ित होता तो हमने करण लगाना था, अब ये आजाद है ना, तो कौन सा होगा? आपादान। लोक भय, लोक से भय, आपादान। राजद्रोह, राज से द्रोह, आपादान, ठीक है। उसके बाद धनहीन, धन से हीन, आपादान। भयभीत, भय से भीत, आपादान। जन्मांध, जन्म से अंधा, आपादान। इन सभी में आपादान तत्पुरुष लगेगा। आपादान तत्पुरुष आ गया समझ? यस मैम। नेक्स्ट करेंगे, आपादान के बाद आएगा संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष कहाँ लगेगा? जहां पे का के की हो, का के की। जैसे कि प्रेम सागर, प्रेम का सागर, प्रेम का सागर, संबंध तत्पुरुष समास। दिनचर्या, दिन की चर्या, चर्या होती है रूटीन, दिन की चर्या, संबंध तत्पुरुष समास। भारत रत्न, भारत का रत्न, भारत का रत्न, संबंध तत्पुरुष समास। लास्ट या तत्पुरुष समास का लास्ट वाला भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जहां पे में या पर होगा, जैसे कि गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, ग्राम बास, ग्राम में बास, नीति निपुण, नीति में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, घुड़सवार, हमेशा पूछा जाता है घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इन सभी में कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये आपके दो समास हुआ। इसमें आपने दो समास कर लिए, एक करा आपने अव्ययीभाव समास, एक करा आपने तत्पुरुष समास। अब इसके बाद आप करोगे द्विगु समास। क्या होता है द्विगु? तो द्विगु समास में क्या होता है कि इस समास का जो पहला पद होता है ना, वो संख्या में होता है। जैसे 1 2 3 4 5, पंच भी हो सकता है, नब भी हो गया। जो संख्या होगी ना, वो संस्कृत में भी हो सकती है, संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो वहां पे द्विगु समास लगता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं ना, तो समूह या फिर समाहार लगता है। जैसे कि नवग्रह, तो अब नवग्रह में पहला पद कौन सा है? नव। तो पहला पद क्या है? संख्या में है ना। तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास। 9 ग्रहों का समूह। त्रिलोक, पहला पद संख्या में है, 3 लोकों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। कौन सा समास है इनमें? द्विगु समास।
द्विगु द्विगु समास। समास। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। सप्तदीप, सात दीपों का समूह। त्रिभुवन, तीन तीन भवनों का समूह। सप्त मंजिल, सात मंजिलों का समूह। कौन सा लगेगा इनमें सभी में? द्विगु समास। द्विगु समास समझ आ गया? यस हाँ मैम। जी, ये तो आ गया। यस मैम। ठीक है, कौन सा नहीं आया? मैम मेरे को तो पहला वाला नहीं है, अव्ययभाव की कैसे पता चलेगा कि पहला पद प्रधान है? अव्ययभाव समास क्या होता है? एक तो आपको पद पता चल गया ना कि पहला पद और दूसरा पद, ठीक है। तो एक बात और याद रख लो, अव्ययभाव समास जो होता है ना, वो वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण का कार्य करता है। आपने अब क्रिया विशेषण पढ़ा है, तभी आपको समझ आएगा। जिनको अव्यय शब्द आ गए ना समझ, उनको अव्ययभाव समास समझ आ जाएगा। जितने भी आपको अव्यय शब्द से रिलेटेड वर्ड आएंगे ना, उन सभी में अव्ययभाव समास लगेगा। तो आप अपना नोट्स देखना, वहां पे आपने अव्यय वाला टॉपिक किया होगा या अविकारी वाला। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है, जिसमें काम करने मतलब पता चलता है। ठीक है। हाँ, तो इस ये टफ ही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको अव्यय शब्द पीडीएफ में, आपके पास अगर पीडीएफ भी आ गई होंगी तो उसमें देख लेना आप। उसमें जितने भी अव्यय शब्द है ना, उनमें यथा शब्द भी दिया होगा। तो यथा मथि, यथा स्थान, ठीक है, यथा समय। तो यथा से रिलेटेड जितने भी शब्द होंगे ना, जैसे कि यहाँ लिख देती हूँ, यथा मति, यथा स्थान, यथा समय, ठीक है। जितने भी यथा से रिलेटेड शब्द होंगे, यथा सामर्थ्य, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यथा होता है ना, वो एक अव्यय शब्द होता है। तो आपको किसी और चीज में जाने की जरूरत नहीं है। आपने यथा देख लिया तो आपने अव्ययभाव समास लगा देना है, ठीक है। एक बात ये ओके होगी। मैम। दूसरी बात मैंने बोली थी कि पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब आजीवन है ना, तो आजीवन में आ को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये मतलब है उसका। या फिर यथा है ना, तो यथा को आप, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, यथा को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये मतलब है कि पहला पद अव्यय होता है। तो अव्यय का मतलब ही नहीं आपको पता, तो फिर कैसे लगाओगे? तो अव्यय क्या होता है? जो व्यय ना हो, मतलब जिनको हम लिंग, वचन, कारक, संज्ञा किसी भी आधार पर चेंज नहीं कर सकते, उन वर्ड्स को हम अव्यय कहते हैं। अब समझ आई? जिसको नहीं समझ आया था, यस मैम। ठीक है। अव्यय का मतलब होता है कि जिन शब्दों को हम चेंज नहीं कर सकते। तो आप देख लो, आजीवन, आजीवन में पहला पद है आ को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप लिख सकते हो, आ का बहुवचन बना सकते हो, आ का लिंग बदल सकते हो आप, नो मैम। ठीक है। हर रोज, हर एक जो है वो, हर शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द है। क्यों है? क्योंकि हर को आप ना तो लिंग के आधार पर चेंज कर सकते हो, ना वचन के आधार पर चेंज कर सकते हो। तो आपको यही तो याद रखना है कि पहला पद अव्यय होगा, मतलब जो पहला वर्ड होगा वो अव्यय होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अव्यय चीज क्या होती है। तो मैं तभी बोल रही हूँ कि मैंने आपको इसीलिए वो टॉपिक पहले करवा दिया था, ताकि आपको समाज समझ आ जाए। इसीलिए मैंने कारक आपको पहले करवाए थे, क्योंकि आपको जब हम तत्पुरुष समास करेंगे तो वो सारा कारक से रिलेटेड है या नहीं है? यस मैम। है मैम। है ना? ठीक है। आप फिर भी आफ्टर क्लास इनकी रिवीजन करना। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप मेरे को कल वाली क्लास में पूछना, ठीक है। तभी हम आगे करेंगे ना। आपको अगर पिछला ही क्लियर नहीं है, फिर आगे क्यों जाना, है ना?
पहले हम पिछला कर लेंगे। तो आप तत्पुरुष समास आ गया समझ सभी को? यस मैम। यस। अगर नहीं आया तो उसको भी दोबारा करा देते हैं। ये तो कारक से रिलेटेड है, ये तो आ ही गया होगा। अब उसके बाद हमने द्विगु किया, द्विगु समझ आ गया? द्विगु। यस मैम। यस मैम। जी। अब द्विगु के बाद हम द्वंद्व समास करेंगे, वो भी बहुत इजी है। द्विगु और द्वंद्व दोनों इजी होते हैं। तो द्वंद्व समास क्या होता है कि द्वंद्व समास में मैंने बोला था ना योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। सबसे पहले आपने याद रखना है योजक चिन्ह लगता है, मैंने करवाया था आपको। उसके बाद कि जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, मतलब जैसे पाप पुण्य है ना, तो पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है, दोनों ही मतलब नेता है, ठीक है। और जब हम इनका विग्रह करते हैं ना, पाप और पुण्य, तो इनमें क्या लगता है द्वंद्व समास में? सभी में और लगता है, ठीक है। तो पाप पुण्य देखो योजक चिन्ह भी लगा है ना इनमें, तो जहां आपको सीधा ही याद रखना है कि इसमें योजक चिन्ह लगा है तो हमने क्या लगा देना है? द्वंद्व समास लगा देना है, ठीक है। समझ आ गया द्वंद्व समास क्या होता है? यस मैम। यस मैम। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व। द्वंद्व समास। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख। द्वंद्व समास। माता पिता, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। दिन रात। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। एक बात नोट की, विलोम शब्द से रिलेटेड भी होता है ना द्वंद्व समास। हाँ जी। हाँ, तो हाँ, यहाँ ये आपको द्वंद्व समास क्लियर है, ठीक है। अब रहा हाँ जी। हमारे पास कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो ये समास मैं आपको कल करवाऊंगी, कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है? यस मैम। ठीक है, इतना जो हमने किया वो समझ के आना, फिर हम कर्मधारय और बहुव्रीहि करेंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और ये जो अभी किए ना, इनमें से फिर भी समझ नहीं आएगा तो कल पूछ लेना, पहले वो पूछ लेना फिर अगला करेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि। आज के लिए इतना ही इनफ है ना, आपको तभी समझ आएगा, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, तो एक बार फिर से देख लो, तत्पुरुष समास देख लो क्या होता है। तत्पुरुष समास में जो होता है दूसरा पद प्रधान होता है। आपको पद क्लियर हो गए कि मतलब कोई शब्द है जब हम उसका विग्रह करते हैं यस तो मैम। पहला पद निकल आता है फिर दूसरा भी निकल आता है। तो जो तत्पुरुष समास होता है उसमें दूसरा पद होता है मुख्य, ठीक है। प्रधान मतलब नेता है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे घर में तो यही नेता है ना, यही इसकी मानी जाती है सारी बातें, तो वो बात है, ठीक है। तो जैसे कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, जैसे हमने समास के 6 भेद किए ना, तो उसी से